Hi friend, today we will discuss the third chapter from the book Vistas of Class 12th CBSE. Let's read the chapter. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. Tishani Doshi, she was born on 9th December 1975 in Madras. She is a poet, writer, and dancer. Uh, she has written so many books. She is a she also writes blog on cricket. She started writing on blog about cricket since 2009. ईशानी दोषी डांसर है. कभी इनके बारे में अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब में जा कर के देखिए. तो ये राइटर भी, पोएट भी और डांसर भी है. कोरियोग्राफर, काफ़ी अच्छा डांस भी सिखाती है. और इन्होंने 2009 से ही क्रिकेट के बारे में लिखना शुरू किया. मुथैया मुरलीधरन का जो बायोग्राफी छपा था या उसके बारे में भी कुछ इन्होंने लिखा है. शायद इन्होंने ही लिखा है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा. चलते हैं चैप्टर की तरफ. ये थोड़ा सा हमें ये भी बताता कि ये जो चैप्टर है कि कैसे तरह वर्ल्ड जो है पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है. और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का भी हमें नॉलेज होना चाहिए जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं. शुरू करते हैं चैप्टर को. कहते हैं बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू. ठीक. अब कहता है बॉग बॉग्स, ये एक तरह से एक्सप्रेशन है कि अब ये हम कहते हैं कि जब अगर आपको अर्थ के बारे में जानना है तो अगर कि अर्थ का प्रेजेंट का कैसा था, पास्ट का तक कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, पास्ट का अगर फ्यूचर के बारे में, तो आप अंटार्कटिका जाकर के ये चीज़ जान सकते हैं. शुरुआत करते हैं. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड a Russian research vessels, the Akademik Sukhsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. अब वो कहती है कि अर्ली दिस ईयर, यानी कि जो जिस ईयर में इसने लिखा इस चैप्टर, उसके शुरुआत में अपने आप को पाया कहाँ पर? रशियन रिसर्च वेसल्स, यानी कि जो शिप जाती है उस पर. एबोर्ड का मतलब होता है यात्रा करना, जिसका नाम था अकादमिक शुकास्की. हेडिंग टुवर्ड्स, कहाँ जा रहा था? कोल्डेस्ट, डाइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ठंडा, सबसे सूखा हुआ, सबसे जहाँ पर हवा चलती वहाँ पर. नाम क्या है? अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास. चूँकि हम लोग इक्वेटर से ऊपर में है, नॉर्थ में है, और मद्रास जो है वो नीचे पड़ता है. तो इसलिए कहता कि इसका जो जर्नी शुरुआत हुआ था वो कहाँ से? मद्रास से, जो कि 13.09 डिग्री नॉर्थ पड़ता इक्वेटर से. ठीक. इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर. अब कहता है ये जो यात्रा शुरू की तो इसमें क्या क्या शामिल था? 9 टाइम जोन्स, और अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है. आपको पता होगा किसी किसी कंट्री में तो काफ़ी है, जैसे कनाडा में, उसके बाद इस यूएसए में, रसिया वगैरह में काफ़ी टाइम जोन है. इंडिया में तो बस एक ही टाइम जोन है. इसलिए कहता है जब ये अंटार्कटिका जा रहा था तो 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट. और चेक पॉइंट यहाँ की कि वाटर में हर कंट्री का अलग अलग बटा हुआ कि इतने नॉटिकल माइल तक इसका वाटर है, इतने नॉटिकल माइल तक इसका वाटर है. तो जो चेक पॉइंट है उससे होते हुए अब 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, यानी कि वाटर, आइस वगैरह, इससे होते हुए एज मैनी एज इक्वोस्फीयर. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन द कम्बिनेशन ऑफ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. अब कह रहा कि जब तक मैं अंटार्कटिका पे पाँव रखती, जब तक मैंने अंटार्कटिका पे पाँव रखा है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे उतरी,
तब तक वो 100 आवर ट्रेवल कर चुकी थी। उस 100 आवर में क्या क्या था, कार की भी थी, एरोप्लेन की भी थी, शिप की थी। सो द माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग द अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू जोन वॉज अ रिलीफ। अब यहाँ पर कहता है, सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव। अब ये जो उसका पहला जो इमोशंस यानी कि किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है इमोशनली, यानी कि जब वो अंटार्कटिका को पहली बार देखा, जो कि काफ़ी फैला हुआ एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, यानी कि काफ़ी जो है पूरा वाइट ही वाइट नज़र आ रहा था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, यानी कि पूरा जो है कहीं पर वो रुक था नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन वॉज अ रिलीफ, काफ़ी उसको अच्छा लगा। फॉलोड अप, अब उसके साथ साथ क्या लगा उसको, यानी ये पहली बार जब उसने अंटार्कटिका उतरा तो देखा जो काफ़ी वाइट है पूरा, जिस पे उतरा तो क्योंकि वहाँ से तो बर्फ़ है, आइस है, तो इसलिए वाइट। उसका जो हॉरिजॉन यानी कि ऊपर आकाश उतरा ब्लू दिख रहा था, तो ये देख करके काफ़ी उसको अच्छा लगा। उसके साथ क्या, फॉलोड अप विद द इमीडिएट एंड द प्रोफाउंड वंडर, साथ साथ उसको जो है आश्चर्य भी लगा। प्रोफाउंड वंडर यानी कि आपकी वंडर में क्या था, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolations, but mainly at how there could be ever been a time when India and Antarctica were a part of the same landmass। अब जो आश्चर्य इस बात से लगा, जैसे वो उतरी तो देखा पहले तो पूरा वाइट ही वाइट है, पूरा ब्लू हॉरिजन ये सब से, फिर इतना बड़ा है, वंडर एट्स इमेंसिटी, एंड इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा होना। तो वो जो वंडर इस बात से लगा कि काफ़ी बड़ा है। इट्स आइसोलेशन, यानी कि अब इसका आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई अकेले में होता है, एकांत में होता है, कुछ भी नहीं है वहाँ होता है, तो उसको हम कहते हैं यानी आइसोलेशन। लेकिन इन सब के से जो उसको आश्चर्य लगा वो तो लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य किस बात से लगा, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि कभी ऐसा समय था when the India and Antarctica were a part of the same landmass, यानी इंडिया और अंटार्कटिका जो था एक ही लैंड मास का पार्ट था। इस बात से सबसे ज़्यादा उसको आश्चर्य लगा। अब कहता है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी अब ये कैसे, अब हम जानेंगे कि ये लैंड मास जो है कैसे कैसे अलग हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ कहता है कि 650 मिलियंस ईयर अगो, यानी 50 साल पहले की बात है। 650 मिलियंस ईयर यानी 650 मिलियन ईयर की पहले बात है। अ जाइंट अमालगमेटेड साउदर्न सब कॉन्टिनेंट। और ये अमालगमेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, ज्वाइन और यूनाइट करना। तो ज्वाइन और यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, या फिर कोई अगर पहले से ही बना होता, तो यानी कि ये गोंडवाना जो था वो काफ़ी बड़ा था। तो इसीलिए कहता कि 650 मिलियन ईयर अगो अ जाइंट अमागलेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, यानी 650 साल पहले एक जाइंट जो था इन 650 साल पहले अमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर यानी साउथ में पड़ता था, जिसका नाम गोंडवाना था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे। अब उसका जो सेंटर था, यानी कि वो जो गोंडवाना का सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका जो सेंटर था लगभग प्रेजेंट डे में, जहाँ पर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर है अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। अब कहता है उस समय में चीज़ें अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन, यानी इस दुनिया में ह्यूमन का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था काफ़ी गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और उस समय में क्या था, काफ़ी जो है फ्लोरा एंड फोना हुआ कर। फ्लोरा क्या होता है, ऑल प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और टाइम कह सकते हैं। फोना क्या होता है, और एनिमल्स, यानी कि अलग अलग वेराइटी के एक
फ्लोरा और फोना हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, लगभग 500 साल तक गोंडवाना जो था, जिसमें इंडिया भी पार्ट था, वो अंटार्कटिका, वो एग्जिस्ट किया। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, ग्रो या डेवलप करना, तो ग्रो किया। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, लेकिन उसके बाद जब डायनासोर्स और जो मैमल्स वगैरह गायब हो गए, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। ये जो लैंड मास था गोंडवाना, वो टूट गया, यानी फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और वो फिर कंट्री में डेवलप बन गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। जिस दुनिया को आज हम लोग जानते हैं वो दुनिया बन गया उसी समय, लेकिन ये पहले सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया होगा। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अभी कहता है कि जो अंटार्कटिका विजिट जो करेगा वो एक हिस्ट्री का पार्ट होगा। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम एंड वेयर वी आर, वेयर कुड पॉसिबली बी हेडिंग। अब ग्रैप्स का क्या मतलब होता है? दो मतलब होता है, या तीन कह सकते हैं। एक, चेक क्विकली, अगर किसी चीज़ को आप ग्रैप्स करते हैं तो किसी चीज़ को समझ लेते हैं, होल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अंडरस्टैंड। यहाँ पर होगा कि अंडरस्टैंडिंग स्पेशली अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और थिंग्स। तो यहाँ पर कह रहा है टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, यानी कि ये समझना कि हम लोग कहाँ से आए हैं एंड कहाँ हम लोग जा रहे हैं। वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कहाँ जा रहे हैं। इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड, यानी इस चीज़ को समझने के लिए ये बड़ा समझना जरूरी है। इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरोडियल फोल्ड, यानी कि अब कहाँ से हम लोग आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरोडियल फोल्ड्स एंड द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अब इस बात के लिए ये समझना जरूरी है सिग्निफिकेंस ऑफ कोरोडियल फोल्ड्स। अब ये कोरोडियल फोल्ड जो है ये क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो कि खास करके माउंटेन रेंज और माउंटेन भी है, साउदर्न नॉर्थ अमेरिका में शायद ये है। और जो ये प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड कहते हैं, ये लगभग कहा जाता है कि 570 मिलियन ईयर पुराना है ये, और ये काफ़ी प्योर एक तरह से रॉक है। तो इसको हम कहते हैं ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन। कैसे जो ओजोन लेयर का इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ डेवलप होना, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करना। तो यानी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, और कैसे एग्जिस्टेंस, कैसे ये सब चीज़ डेवलप हुआ और कैसे गायब हो गई। तो इस यानी चीज़ों को समझने के लिए हमको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। When you think about all that can happen in a millions year, जब आप सोचते हैं कि यह सब सारे मिलियन ईयर में हुआ, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, तो फिर आपका दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। बॉगलिंग का मतलब आपको माइंड बॉगलिंग मतलब जब कुछ समझ में नहीं आना। अब फिर वही बताता है कि आखिर ये कैसे हुआ। इट कैन प्रिटी माइंड बॉगलिंग। इमेजिन, जरा इमेजिन कीजिए कि इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल डाउन इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। यानी कि इंडिया को कैसे जो है, जब वो गोंडवाना टूटा तो कैसे जो है इंडिया को नॉर्थ में पुश किया गया। अब जैमिंग का मतलब होता है कि पुश समथिंग विद डिफ़िकल्टी, तो फोर्सफुली, तो उस इंडिया को पुश किया गया। और उसका क्रस्ट जो है वो, अब बकल का क्या मतलब होता है? बेंड, यानी कि उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो झुक गया, और फिर क्या बना गया? हिमालय बन गया, यानी हिमालयन रेंज बन गया। इसी तरीके से कहते हैं साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका जो है वो अलग हो गया तो नॉर्थ अमेरिका से। और फिर क्या किया? ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज, या फिर क्या किया कि डायरेक्ट पैसेज, ओपनिंग ऑफ द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करेंट। अब ये डायरेक्ट पैसेज कहाँ पर है? डायरेक्ट पैसेज है साउथ अमेरिका और जो अंटार्कटिका है। तो साउथ अमेरिका में जो चिली वगैरह जो कंट्री है उस वो, और जो अंटार्कटिका है उसके पार्ट को के बीच का जो पैसेज है वो, उसी को हम डायरेक्ट पैसेज कहते हैं।
तो यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ऊपर में यहाँ पर कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ने जा रहा है, मतलब इस तरह से लग रहा है कि जुड़ जाएगा। उसके बाद जो है डायरेक्ट पैसेज बन गया अंटार्कटिका और जो साउथ अमेरिका है उसके बीच में सरकम जो है डायरेक्ट पैसेज बन गया। अब डायरेक्ट पैसेज बन गया टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और क्या करता डिसोलेट एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। अब इससे क्या हुआ कि जो सरकम पोलर करंट बन गया, इससे क्या है कि जो अंटार्कटिका है वो काफ़ी ठंडा रहता है, कोल्ड, एंड डिसोलेट का मतलब होता है एक तरह से ऐसा प्लेस जो कि काफ़ी खाली हो। तो यानी डिसोलेट का मतलब एक तरह से प्लेस इज एम्प्टी नॉट अटेंडेबल, यानी कि कोई नहीं रहता। तो इसी तरह से अंटार्कटिका बन गया, काफ़ी ठंडा भी है और डिसोलेट भी है। अब नरेटर कहती है कि फ्रॉम अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी कि जो नरेटर है उन जैसा लोग जो कि साउथ इंडियन जो कि सन की पूजा करता है, 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice volumes are stored in a chilling prospect, यानी अब ये कहती है कि हम जैसा इंसान यानी उन जैसा इंसान जो कि सन की पूजा करता है वो ऐसे जगह पर गया जिसका कि 90% जो पार्ट है वो अर्थ इस आइस से ढका हुआ है। और ये बात क्या है उसके लिए, चिलिंग प्रोस्पेक्ट। अब चिलिंग का मतलब फ्राइटनिंग भी होता है, चिलिंग और प्रोस्पेक्ट का मतलब समथिंग गुड। तो ये एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, एक तरह से आपको एक अलग तरह का फीलिंग देगा। एक तरह से हो सकता है फ्राइटनिंग फीलिंग भी दे, अच्छा फीलिंग दे दे। अब क्या फीलिंग देगा, नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी एंड द मेटाबॉलिक फंक्शंस, यानी अब वो कोई ऐसा इंसान जो कि सूर्य को देखता है पूजा करता है, उसको अगर सूर्य दिखाई ना दे, सिर्फ ठंडा ही ठंडा सिर्फ वाइट ही वाइट हो तो उसके लिए, और वहाँ पर काफ़ी कोल्ड हो, तो वही कह रहा है कि इससे जो उसको खतरा होगा यानी कि उसको जो स्कैरी मूवमेंट आएगा, तो नॉट जस्ट फॉर अ सर्कुलेटरी एंड द मेटाबॉलिक फंक्शन, ना सिर्फ जो उसके बॉडी में सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन उससे, बट ऑल्सो द इमेजिनेशन, बट ये भी सोच करके इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू द जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ ऑल ह्यूमन मार्क। अब ये पिंग पोंग जो होता है, ये पिंग पोंग बॉल का यहाँ पर मतलब हुआ कि ऐसा सरफेस या ऐसा क्लस्टर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, डिवाइड फ्रॉम एनी ह्यूमन मार्क। वैसे पिंग पोंग एक टेबल टेनिस गेम ही है, तो इस तरीके से यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं कि इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू द जाइंट पिंग पोंग बॉल, यानी कि आप ऐसे जगह पे चले जा रहे हैं, ऐसे क्लस्टर पे चले जा रहे हैं जो डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, यानी कि जहाँ पर कि जो जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं वहाँ जो इस तरह के सामान मिलते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ट्री है, ये सब वहाँ पर कुछ भी नहीं। डिवाइड का मतलब कुछ भी नहीं होना। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड मतलब साइन, बिल्डिंग्स, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यानी अब नरेटर कह रही है कि ऐसा इंडियन जो सुबह उठता है, सन की पूजा करता है, उसको सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है, उसको टाइम भी पता चलता है कब सूर्यास्त होना है, कब सूर्य उगना है, सब कुछ। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो कैसा इफेक्ट होगा, कैसा प्रोस्पेक्ट है। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ था चिलिंग प्रोस्पेक्ट। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिडेज एंड माइट्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है मिडेज एंड माइट्स टू द ब्लू वेल्स एंड द आइसबर्ग्स एज बिग एज अ कंट्री। तो अब कहते हैं कि अगर विजुअल स्केल यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वहाँ जो मिडेज और माइट्स होता है, मिडेज क्या होता है, स्मॉल फ्लाई होता है जो कि झुंड में घूमता है और काट भी लेता है, और माइट्स भी एक तरह से छोटा सा एनिमल्स होता है। तो अगर उसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिक से तो वो और ब्लू वेल्स वगैरह आइसबर्ग बोले तो वो इतना बड़ा है जितना कि एक कंट्री होता है। और जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड हैज़ वाज द बेल्जियम, और जब उसको पहले कैलकुलेट किया गया था तो उसकी जो साइज़ थी लगभग बेल्जियम के साइज़ का था। कंट्री है यूरोप में। डेज गो ऑन इन ए सोरियल 24 और स्टिल समर लाइट। अब यहाँ पर करें, सोरियल का मतलब होता है स्ट्रेंज, नॉट सीमिंग रिमल। अब यहाँ पर वहाँ जो समय है वो स्ट्रेंज तरीके से पास हो रहा है, क्योंकि समय तो पता नहीं चला कब सूर्य उग रहा है कब सूर्य अस्त हो रहा है, तो कुछ पता नहीं चला, इसलिए यहाँ सोरियल 24 आवर्स दिया है सूर्य इन स्ट्रेंज तरीके। तो डे गो ऑन एंड ऑन, इन समय डे जो है गो। अब वहाँ ये भी नहीं पता देता कि सूर्य कब निकला, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ,
क्योंकि अक्सर तो यही होता है। तो इसीलिए वहाँ पर कह रहा है कि डे गो ऑन एंड ऑन इन सोरियल 24 ऑरेस्ट्रियल समर लाइट। अब ऑरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है, ये एक तरह ऑरेस्ट्रियल समर लाइट कि ऑरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि अंटार्कटिका में ही एक सिचुएशन होता है जहाँ पर कि हमेशा फॉगी सिचुएशन होता है। तो इसीलिए वहाँ पर ऑरेस्ट्रियल समर लाइट की घोषणा की कि ऐसा पर बताने की कोशिश है कि जहाँ पर कुछ पता नहीं चल पाता है, फॉगी सिचुएशन होता है ना, लाइट होता है, डे तो पता चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से। एंड यूबिक्विटस साइलेंस। अब ये जो यूबिक्विटस साइलेंस लिखा हुआ है, यूबिक्विटस का मतलब सीमिंग टू बी एवरीवेयर, यानी कि उस पूरी जगह पे स्ट्रेंज तरीके से समय पास हो रहा है, सब कुछ पता नहीं चल रहा है और कंप्लीट साइलेंस बना हुआ है। यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर, तो हर एक जगह पूरा साइलेंस है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांचेस, और ये कभी कभी जो साइलेंस टूटता है वो किससे, जब कोई एवलांच होता है या फिर केविंग आइस शीट। अगर एवलांस का मतलब क्या होता है, जब बर्फ़ के टुकड़े वगैरह टूट करके गिरते हैं, और केव का मतलब भी वही होता है कि आइस शीट जब टूट जाता है, तो ये क्या होता है, केविंग आइस शीट्स कॉन्सेंट्रेट द प्लेस। और इसी कारण से इस जगह को एक तरह से होली प्लेस या एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छा चीज़ इसको माना जाता है। तो नरेटर ने कहा कि चूंकि यहाँ पर पूरा साइलेंस है, कुछ भी ये नहीं होता है, इसलिए एक तरह से लगता है कि जैसे कोई मंदिर हो, एक तरह से चर्च हो जहाँ पर कि कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, इस तरह से इसको कॉन्सेंट्रेट प्लेस कहा गया। It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth geological history, and for a human the prognosis isn't good. अब कह रहा है it is an immersion। immersion का क्या मतलब होता है कि द फैक्ट ऑफ बिकमिंग कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग या प्रोसेस ऑफ, यानी कि इमर्शन का मतलब ऐसा सिचुएशन होता है जब अपने आप को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी चीज़ में। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, इस तरह से इट इज़ एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू, यानी कि ये इन्वॉल्वमेंट है जो आपको फोर्स करेगा कि अपने आप को अर्थ के बारे में, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में सोचने की, समझने की। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ए ह्यूमन के लिए प्रोग्नोसिस इजंट गुड। अब प्रोग्नोसिस क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज जस्ट लाइकली टू हैपन इन दैट, यानी कि अब ह्यूमन के लिए जो है प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, यानी कि अब भविष्य में कोई चीज़ की स्टेटमेंट देना कि कोई चीज़ होने वाला है इस तरीके से, तो ये अच्छा नहीं होता। अब हम जानते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। पहले हमने उसके हिस्ट्री के बारे में जाना, अब जानते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। कहता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी अर्थ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है मुश्किल से, पाल्ट्री का मतलब वेरी स्मॉल, पाल्ट्री 12,000 यानी कि सिर्फ 12 साल से ही 12,000 साल से यहाँ पर है। बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि अगर उसको हम जियोलॉजिकल क्लॉक में कैलकुलेट करें तो फ्यू सेकेंड्स के बराबर है। इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने ही कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, यानी कि हम लोगों ने पूरे अर्थ पे तबाही मचा दी। इचिंग आवर डोमिनेंस, अब इचिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी हमने अपना जो डोमिनेंस है यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, क्या किया है, ओवर द नेचर्स विद आवर विलेज टाउन सिटीज़ मेगा सिटी, यानी ये सिटीज़ टाउन विलेज मेगा सिटीज़ वगैरह बना करके हमने पूरी तबाही मचा दिया। The rapid increase of human population has left us battling with the other species for limited resources। अब जो ये ह्यूमन रिसोर्स, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये जो इंक्रीज़ हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो बाकी जो स्पीसीज़ है उससे हमको झगड़ा करना, यानी कि बैटल करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा तो बाकी सारे जो स्पीसीज़ है उसके लिए ख़तरा होगा, तो फिर हम लोग को, क्योंकि हमें चाहिए भोजन और हमें अपने रहने के लिए चाहिए, तो बाकी चीज़ को हम बर्बाद करेंगे। इसीलिए कह रहा है कि बैटलिंग विद स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो अनमिटिगेटेड फॉसिल फ्यूल है, अब अनमिटिगेटेड का क्या मतलब होता है, कंप्लीट ऑफन डिस्क्राइबिंग, यानी कि पूरी तरीके से कोई चीज़ ऐसा करना जो कि हमको पता नहीं चलता। तो हम जो मनमाने तरीके से फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, उससे क्या रहा है कि एक तरह से ब्लैंकेट बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का अराउंड द वर्ल्ड, विच इज़ स्लोली, जो धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन ये स्लोली हो रहा है लेकिन
श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी कारण से जो है पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अब कह रहे क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारे टाइम में काफ़ी डिबेट होता है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, अब क्या ये नरेटर क्वेश्चन पूछती है हम लोग, क्या जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है वो मेल्ट कर जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम करंट बी डिसरप्ट, इसलिए मैंने कहा कि अगर ज्योग्राफी के बारे में जानकारी नहीं होगी थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या ये जो ओशन करंट डिसरप्ट हो जाएगा। विल द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगा जिसको हम जानते हैं। मे बी मे नॉट बी, नरेटर कहती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आइदर वे। तो अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, अब इस डिबेट में अंटार्कटिका बड़ा क्रूशियल एलिमेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन ए ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टीन, इसलिए नहीं कि ये दुनिया में ऐसा एक ही जगह है जहाँ पर कि ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहा है और इसीलिए ये प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन का क्या मतलब होता है, समथिंग दैट इज़ ऑलमोस्ट न्यू, ये इसलिए न्यू है, अच्छा है, एक तरह से हम पवित्र भी कह सकते हैं, तो इसलिए प्रिस्टीन है। इन दिस रिस्पेक्ट बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन आइस कोर 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द ईयर ऑफ द ले। अब ये जो कह रहा है कि अंटार्कटिका जो है वो क्रूशियल डिबेट है, इसलिए नहीं कि ये ह्यूमन यहाँ पर अभी तक नहीं रहा है और ये प्रिस्टीन है, ये इसलिए भी बट मोर, यहाँ जो लिखा है बट मोर इम्पॉर्टेंटली, बस इसलिए भी क्योंकि ये अपने अंदर में इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर 500,000 ईयर ऑफ, यानी कि जो 5 लाख जो कहते हैं ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप करके रखा हुआ है, जिससे कि हमको पूरी दुनिया ये पता चल सकता है इफ़ वी वांट टू स्टडी एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगर हम जानना चाहेंगे पूरी दुनिया का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो हमको यहाँ अंटार्कटिका जा कर के ये चीज़ पता चल सकता है, इसीलिए कहते हैं अंटार्कटिका इज़ ए प्लेस टू गो, और इसीलिए ये लाइन लिखा हुआ है। तो इसीलिए उसमें वहाँ पर मेंशन था कि अंटार्कटिका जो है हॉट डिबेट है या इस तरीके से इसके टाइम में, ये इसलिए नहीं कि यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहता, इसलिए कि इसके अंदर में कार्बन रिकॉर्ड छिपा हुआ है। अब आते हैं स्टूडेंट, जिसके साथ वो स्टूडेंट ऑन आइस। अब यही एक प्रोग्राम है जिसके साथ जो नरेटर है वो कहे कि हम नरेटर जो है वो वहाँ पर गई थी, शानी दोषी जो है वहाँ जो गई, तो इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सुकास्की, यानी कि इसी प्रोग्राम पे वो काम करती थी जो सुकास्की है उसके साथ। एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद अ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी which will help them foster a new understanding and respect of our planet। और इसलिए इसका मेन मुद्दा था कि इस स्टूडेंट्स को ले जाए वहाँ पर वर्ल्ड के लास्ट में, स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उन लोगों को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दे, जिससे कि विच विल हेल्प देम फॉस्टर, जिससे कि वो इनकरेज होगा। फॉस्टर का मतलब होता है इनकरेज भी होता है, तो जिससे वो लोग इनकरेज होगा और न्यू अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, और फिर क्या करेगा, जो इस प्लैनेट है उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसका टेक केयर करेगा। इट हैज़ बीन इन द ऑपरेशन ऑफ 6 ईयर नाउ, ये जो प्रोग्राम है 6 साल से चल रहा है, हेडेड बाय द कैनेडियन जेफ ग्रीन। और ये जो प्रोग्राम है लगभग कौन हेड करता है, कैनेडियन है जिसका नाम जेफ ग्रीन है। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन द लिमिटेड वे। जो पहले वो क्या करता था, ले जाता था किसको, जो रिच सेलिब्रिटीज़ वगैरह होता था या क्यूरियोसिटी सीकर होता था, तो उनको ले जाएगा ही, तो वो कितनी जानकारी ला करके देगा। इसीलिए वो कह रहा कि वो थक चुका। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग, कार्टिंग का मतलब होता है किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसलिए वो थक चुका। इस कारण से स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दिया गया है, तो लिमिटेड वे। विद द स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर अ लाइफ चेंजिंग हिस्ट्री।
अब स्टूडेंट ऑन आइस को जो उसने अपॉर्चुनिटी दिया, ऑफर दिया है, तो इससे क्या हुआ कि फ्यूचर जनरेशन को, जो कि पॉलिसी मेकर है इस दुनिया का, उसको मौका मिलेगा समझने का, एन एज व्हेन दे ट्राई टू रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। इस चीज़ को लर्न करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उस पर एक्ट करेगा। द रीज़न the program has been so successful is because it's possible to go anywhere near the south pole and not be affected by it। अब कह रहा है कि जो इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का कारण है वो क्या है, द रीज़न फॉर द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, इसलिए बिकॉज इट्स पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, ये बड़ा संभव है, टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल, यानी कि आप साउथ पोल के पास कहीं पर भी जाओ, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और आप इससे इफेक्ट नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज़ ईजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस केप मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। अब यहाँ पर ब्लेजी का क्या मतलब होता है, बोर, यानी कि ये बड़ा बोरिंग सा काम है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके और देखते रहना कि उधर मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग वाइल द सिटिंग इन द, यानी कि अपने अपने जगह में बैठ करके बोर होना बड़ा आसान काम है और ये चीज़ समझना बड़ा आसान काम है। लेकिन बट व्हेन यू विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस सेल्फ कोलैप्सिंग, जब आप देखेंगे वहाँ पर कि जो ग्लेशियर है रिट्रीट हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है टूट करके, या जो आइस है वो भी कोलैप्स हो रहा है, यू बिगिन टू रियलाइज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो है। इसीलिए यहाँ जो ऊपर में लाइन लिखा कि इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस्ड अबाउट पोलर आइस मेल्टिंग वाइल सिटी, यानी अपने घर में आराम से अपने अपने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये यूज़ किया गया कि हर जगह लोग अलग अलग कंट्री में बैठे हैं, तो इसी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डिसाइड होता है कि हर देश में लोग अपने अपने घर में बैठ करके बोर हो रहा है और इस तरीके से, और देख रहा है कि जो मेल्ट हो रहा है आइस, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नज़दीक से जा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग सच में इसमें रियल है। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कहता है अंटार्कटिका जो है उसका जो इकोसिस्टम है वो बड़ा सिंपल है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर नहीं है। इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन इन्वायरमेंट हैज़ अ बिग रेपरकशंस, यानी कि सबसे अच्छा जगह है ये जानने के लिए कि अगर थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो इसका कितना बड़ा परिणाम होगा। रेपरकशंस का मतलब भारी परिणाम। टेक द माइक्रोस्कोपिक फ्लाइटोप्लैंक्टन, अब देखो फाइटोप्लैंक्टन भी कह सकते हैं इसको, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में फाइटोटो नहीं कहा जाता, फाइटीप्लैंक्टन इस तरह से कहा जाता है। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन करना आप करें, तो फाइटोप्लैंक्टन, तो ये जो कहता है कि टेक ए माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सी। अब यानी कि आप थोड़ा माइक्रोस्कोपिक से देखें, वो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो दोज ग्रासेस ऑफ द सी, यानी वो सी के अंदर में। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ग्रास है, वेरी स्मॉल प्लांट दैट फ्लोट नियर द सरफेस ऑफ वाटर, ये जो प्लांट है। दोज ग्रासेस ऑफ सी दैट नरिश, यानी कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, एंड सस्टेन द इंटायर सॉदर्न फूड ओशियन फूड चेन, और कैसे इस फाइटोप्लैंक्टन के कारण जो है पूरा जो फूड चेन है ओशियन का कैसे बरकरार है। दीज सिंगल सेल प्लांट यूज द सन्स एनर्जी, ये क्या कहता है, सिंगल सेल प्लांट में भी सिंगल सेल डबल सेल होता है, ये जो सिंगल सेल प्लांट है वो क्या करता है, सन की एनर्जी को एसिमुलेट करता है। एसिमुलेट का क्या मतलब होता है कि ज्वाइन करना है, ऑब्जॉर्व करना, मिलाना, तो एसिमुलेट करता है कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इन दैट वंडरस एंड एक्सट्रीमली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस के साथ जो कि हम जिसको कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, एसिमुलेट करके मिलाता है जिसकी फोटोसिंथेसिस बनता है। साइंटिस्ट warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। अब साइंटिस्ट ने ये वार्न किया है कि अगर डिप्लेशन हुआ ओजोन लेयर में, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फ्लाइटोप्लैंक्टन, इसको ख़त्म करेंगे। फ्लाइटोप्लैंक्टन जो ग्रास है, प्लांट है, उसको बर्बाद करेगा, विच इन टर्न्स विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल
मरीन एनिमल्स, और फिर क्या होगा, जितने सारे मरीन एनिमल्स है और बर्ड्स है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसी प्लांट से सारा फूड चेन बना हुआ है, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ये भी बर्बाद होगा। तो अब कहता है इन द पैराबल ऑफ फ्लाइटोप्लेक्टोन, पैराबल का मतलब होता है एक स्टोरी टाइप से, यानी कि जो हमने पढ़ा इस एक तरह से स्टोरी इसके बारे में, फ्लाइटोप्लेक्टोन के बारे में, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। तो यानी जो हमने पढ़ा कि एक तरह से स्टोरी कि कैसे ये इस चीज़ को ले करके आगे बढ़ता है, तो इसके एग्जिस्टेंस का भी एक मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है कंपेयर करना किसी को, तो मेटाफर, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, अब क्या है इसका कि टेक केयर ऑफ ए स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू द प्लेस, यानी छोटे छोटे चीज़ का देखभाल करो, बड़े चीज़ तो अपने ही हो जाएंगे। अब लास्ट में कहता है कि वॉक ऑन द ओशंस। अब यहाँ ये समझ में आया कि क्या अभी कोई ओशन पे चल सकता है, लेकिन इसमें जानेंगे कि क्या कहना चाह रहा है कि माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ इफीफेनीज। अब इफीफेनी का मतलब क्या होता है कि एफीफेनीज मतलब एक होता है कि अमाउंट व्हेन यू सडनली फील दैट, एक तरह से कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, यू अंडरस्टैंड something you quickly understood and now you start thinking about that particular thing, उसको कि हम epiphanies कहते हैं। तो कहता है कि my Antarctic experience was full of such epiphanies but best occur just short of Arctic circle at 65.5 डिग्री साउथ। तो यदि इक्वेटर से जब दो आर्कटिक सर्कल दोनों साइड बनता है, ऊपर में भी नीचे में भी, तो ये जो अंटार्कटिक सॉरी आर्कटिक ऊपर में अंटार्कटिक, तो ये जो अंटार्कटिक सर्कल बनता है 65 डिग्री से, यहाँ तक जब ये लोग पहुँचा था, द सोकास्की हैज़ मैनेज टू वेज्ड herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. वेज का मतलब होता है कि किसी ऐसे चीज़ में अपने आप को कर देना, पुट समथिंग इनटू ए वेरी स्मॉल और नैरो प्लेस, दैट मूवमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यानी सुकास्की जो है अपने आप को ऐसे ही उस थिक वाइट आइस जो थे उसके बीच में सेट कर लिया या घुसेट दिया, चला गया जाते जाते, जब उससे निकलना उसको मुश्किल हो रहा था। इस करके सोकासिया हैज़ मैनेज टू वेज हर सेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस वर्क, वो जो वाइट स्ट्रेच बना हुआ था उसमें घुस गया, अब उससे निकलना मुश्किल हो रहा था, आइस वर्क टेडपोल। अब ये कहाँ पर हुआ था, पेनिनसुला टेडपोल के पास आइलैंड, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हम लोगों को रोक दिया, यानी कि नरेटर वगैरह को रोक दिया आगे बढ़ने से। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड द हेड बैक नॉर्थ, फिर उसने कहा कि हम लोग नॉर्थ के तरफ चलेंगे। बट बिफोर वी डिड, ये करने से पहले, वी और आर इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशंस, और हम लोगों को सबको कहा कि जो इंस्ट्रक्ट दिया गया कि आप उससे शिप से उतरिए, इंस्ट्रक्ट टू क्लाइम डाउन यानी कि नीचे उतरिए द गैंग प्लैंक। ये गैंग प्लैंक क्या होता है, शिप या बोट पर एक लकड़ी का या बोर्ड रखा जाता है और एक लैंड पे रखा जाता है जिस पे लोग पाँव दे करके उतरता है, तो उसी को गैंग प्लैंक पे, तो यानी कि क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशंस। सो वी ऑल वर 52 ऑफ अस नीटेड ऑन इन द कोटेक्स एंड ग्लेयर, यानी कि हम लोग कोटेक्स एक कपड़ा होता है और वो लोग पहना हुआ था, ग्लेयर का मतलब ये भी होता है, तो ये दोनों कपड़े पहने हुए थे, सिंथेटिक होता है जिसमें कि आइस या इस तरह से ठंडा असर नहीं करता। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्स टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। अब वो जो चल रहे थे वो वाइटनेस पे, स्टार्क का क्या मतलब होता है, एम्प्टी और विदाउट डेकोरेशंस या कम्प्लीटली और एक्सट्रीम, यानी कि वो जो पूरी वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा था, वो जो लैंड मास एक तरह से वो आइस शीट जो था उस पर लोग चल रहा था। तो वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो लगता कि कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, अंडरनीथ उसके नीचे में आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, उसके नीचे में आइस पैक था, अंडरनीथ दैट 100 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे में जो लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था, तो इसी को इसने क्या कहा है, ओशन। इन द पेरिफेरी
कार्बीटर सील्स वर स्ट्रेचिंग। अब उसका अब क्या, वो जो आइस शीट था जिस पे लोग चल रहा था उसके पेरीफेरी पेरीफेरी में का मतलब किनारा होता है, उसके पेरीफेरी पे कार्बीटर सील्स वगैरह जो थे बैठ करके स्ट्रेच कर रहे थे और सनिंग यानी कि अपने आप को धूप में सेक रहे थे। तो वहाँ कितना धूप निकलता होगा सोच ही लेते देमसेल्फ। अब इसका कंपेयर कैसे किया है कि स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लो मच लाइक ए स्ट्रे डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री। जैसे कि गलियों में कुत्ते जो होते हैं वो बनियान ट्री के नीचे में सो करके अपना हाथ पांव फैलाए रहता है, इसी तरीके से वहाँ पर जो कार्बिटर सील वगैरह थे वो कर रहे थे। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रेवलेशंस। अब ये कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं रेवलेशंस के अलावा। इट वॉज नथिंग मतलब कि एक रेवलेशन था, जिसको कि रेवलेशंस का क्या मतलब कि समथिंग दैट कैन इंस्पायर यू, समथिंग कैन रिवील यू। आप किसी चीज़ को रिवील करते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होता है तो इसको हम कहते हैं एक तरह से इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशंस। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और जो कुछ भी था वो सच में कनेक्ट करता है। तो ऑब्वियस है कि पढ़ने से तो होगा नहीं, जब हम लोग जाएंगे तभी हो पाता, कनेक्ट हो पाएंगे। फिर से रिपीट करता है कि 9 टाइम जोन 6 चेक पॉइंट 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। उसको वो कह रहा है कि नरेटर कह रही है कि मुझे अभी भी आश्चर्य है कि कैसे जो है इस प्लेनेट की सुंदरता जो है बैलेंस बना करके रखा हुआ है। अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कैसे इसकी सुंदरता जो है, मतलब ब्यूटी ऑफ बैलेंस का मतलब किस तरीके से इसका बैलेंस बना हुआ है इस प्लेनेट का। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर बिकम द वार्म प्लेस। क्या होगा कि अगर अंटार्कटिका एक वार्म प्लेस हो जाएगा। इट वंस यूज टू बी, जैसे एक समय में हुआ करता था। वी बी अराउंड टू सी इट। अब नरेटर कह रहे क्या हम लोग ये देखने के लिए जिंदा रहेंगे। और वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर मैमोथ्स एंड द वोली रेनो। और फिर उसी तरीके से जैसे डायनासोर के ज़माने में हुआ था ऐसा ही हो जाएगा। हु इज़ टू से, कौन बताएगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद द बंच ऑफ टीनेजर्स। अब फिर कह रहे हैं कि लेकिन 2 सप्ताह इस टीनेजर्स के साथ बिताने के बाद हु स्टिल हैव आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जो उस बच्चे को इस दुनिया को बचाने के लिए, सेव करने के लिए थोड़ा सा सेंस है। ऑल आई कैन से इज़ दैट लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। बहुत कुछ हो सकता है सालों में, मिलियन ईयर्स में, यानी कि मिलियन ईयर में। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन क्या एक दिन जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो कहने का मतलब कह रहे कि एक दिन में अगर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग को कह रहा है कि हमको एक पहले ही दिन से डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। और एक तरह से मोरल स्टोरी का यही है कि हमको कैसे इस प्लैनेट को बचा करके रखना है, इसकी सुंदरता को बचा कर रखना है, इसके इकोसिस्टम को कैसे मैनेज करना है, कैसे जो है बैलेंस बना हुआ है। तो उस बैलेंस को हमें छेड़खानी, उस बैलेंस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। दैट्स द मोटो ऑफ दिस स्टोरी। सो टिल द, इसी की तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम, गुड बाय।